तो आइए इस लेक्चर में जॉन रॉल्स को डिस्कस करते हैं। जब मैं जॉन रॉल्स की बात करता हूं तो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए जॉन रॉल्स। और जॉन रॉल्स इसलिए भी काफी रेलिवेंट थिंकर हैं क्योंकि उन्होंने जस्टिस के ऊपर अपना शानदार कंसेप्ट दिया, उन्होंने जस्टिस के ऊपर अपना एक अम्ब्रेला कंसेप्ट दिया। और 1971 में उनकी एक किताब भी आती है जिसका नाम था द थियरी ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर वो जस्टिस को इलेबोरेटली या फिर एक डिटेल तरीके से जस्टिस के ऊपर अपना कंसेप्ट देते हैं, एक अम्ब्रेला कंसेप्ट देते हैं जस्टिस के ऊपर, जो कि एक यूनिवर्सल कंसेप्ट था जस्टिस के ऊपर। जब मैं जॉन रॉल्स की बात करता हूं, जॉन रॉल्स अमेरिकन फिलोसोफर थे। 1921 में उनका जन्म होता है, 2002 में उनकी डेथ हो जाती है। उनको फादर ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। जैसे अगर मैं प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो को जो है वो फादर ऑफ क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है, या ओवरऑल तरीके से प्लेटो को जो है वो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी की बात करूं तो उसके फादर जो है उन जॉन रॉल्स को उसका फादर कहा जाता है। उसके बाद ही सपोर्टेड वेलफेयर स्टेट दैट इज पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो जॉन रॉल्स ने जो है वो वेलफेयर स्टेट का सपोर्ट किया, मतलब वेलफेयर सपोर्ट या फिर हम पॉजिटिव लिबरलिज्म का उन्होंने सपोर्ट किया, ये कह सकते हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगी, स्टेट जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले करेगी। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी इंडिविजुअल की लाइफ में। स्टेट जो है एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी के अंदर कहीं पे अगर इनइक्वालिटीज हैं, कुछ वर्ग ऐसे हैं जो पीछे छूट गए हैं समाज के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, तो उनके लिए उनको अपलिफ्ट करने का काम भी स्टेट करेगी। तो स्टेट एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगी एक इंडिविजुअल की लाइफ में, एक सोसाइटी में, या फिर एक स्टेट के अंदर। इसलिए उनको पॉजिटिव लिबरलिज्म का भी एक्सपोनेंट माना जाता है, ये कहा जाता है। पॉजिटिव लिबरलिज्म का मतलब ये होता है कि जहां पे स्टेट का रोल होता है और पॉजिटिव रोल होता है। वहीं दूसरी ओर अगर मैं नेगेटिव लिबरलिज्म की बात करूं, तो वहां पे ये कहा जाता है कि स्टेट का ज्यादा रोल नहीं होगा, स्टेट का बड़ा मिनिमल इंटरफेरेंस होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव लिबरलिज्म में आपको सिर्फ एक अंतर याद रखना है। पॉजिटिव लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता है कि स्टेट का रोल होगा और पॉजिटिव रोल होगा। नेगेटिव लिबरलिज्म के अंदर कहा जाता है कि स्टेट का बड़ा मिनिमल रोल होगा या स्टेट का रोल नहीं होगा। स्टेट जो है वो नाइट वॉचमैन की तरह काम करेगी। स्टेट सिर्फ नाइट वॉचमैन जैसे होता है, देख रेख करने का काम करेगी, बाकी स्टेट का ज्यादा रोल नहीं होगा। और खास करके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर या फिर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर स्टेट का ज्यादा रोल नहीं होगा। जॉन रॉल्स कहते हैं राइट्स आर प्रायर टू ड्यूटीज। राइट्स जो है वो ड्यूटीज से प्रायर है, तो वो यहाँ पे राइट्स के ऊपर ज्यादा महत्व देते हैं, ड्यूटीज के ऊपर जो है वो कम महत्व दे रहे हैं। इट मींस कि वो राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पे डाल रहे हैं और ड्यूटीज के ऊपर कम फोकस डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राइट्स जो है वो प्रायर है ड्यूटीज के। जॉन रॉल्स का सिग्निफिकेंस क्यों है एज अ थिंकर? जॉन रॉल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं जॉन रॉल्स की बात करूं तो उनका सिग्निफिकेंस क्यों है एज अ पॉलिटिकल थिंकर या एज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर? सबसे पहले यहां पे आता है ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ 20th सेंचुरी। वो 20th सेंचुरी के बहुत बड़े फिलोसोफर हुए और उनको फादर ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। उनको क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने पॉलिटिकल थियरी या फिर फिलोसफी को रिवाइव करने का काम किया, क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल थियरी थी या फिर जो हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी थी वो डिक्लाइन कर रही थी, वो जो है वो नीचे जा रही थी, वो एक डिक्लाइन मोड में थी। क्योंकि हम देखते हैं कि 1960s में क्या होता है, 1950s में क्या होता है, बिहेवियरलिज्म उभर करके आता है। तो बिहेवियरलिज्म के अंदर क्या किया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है वो बिहेव करता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, पॉलिटिकल कल्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा था। मतलब ओवरऑल तरीके से यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव स्टडी के ऊपर फोकस किया जा रहा था या फिर साइंटिफिक स्टडी के ऊपर फोकस किया जा रहा था पॉलिटिकल साइंस के अंदर। बिहेवियरलिज्म जैसी अप्रोचेस को अडॉप्ट किया जा रहा था। बिहेवियरलिज्म के अंदर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर देखा जाएगा, किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल साइंस को या फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज को एनालाइज किया जाएगा या पॉलिटिकल सिस्टम को एनालाइज किया जाएगा। तो जो पॉलिटिकल थियरी थी या फिलॉसफी थी वो एक डिक्लाइन के मोड में थी। बिहेवियरलिज्म जैसी अप्रोचेस का राइज हो रहा था। साइंटिफिक स्टडी को इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही थी पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पॉलिटिकल साइंस के अंदर प्रैग्मेटिक स्टडी को इनकलकेट करने की कोशिश की जा रही थी, और जो नॉर्मेटिव स्टडी हुआ करती थी उसको निगेट किया जा रहा था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1960s 50s में क्या होता है, बिहेवियरलिज्म का राइज होता है। तो जो हमारी पॉलिटिकल फिलॉसफी हुआ करती थी, जो हमारी पॉलिटिकल थियरी हुआ करती थी,
जो कि नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड होती थी, नॉर्मेटिव स्टडी के ऊपर बेस्ड होती थी, ये एक डिक्लाइन के फेज में थी। क्योंकि लास्ट जो हमारे थिंकर थे ना पॉलिटिकल, जो हमारे लास्ट लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर थे वो थे हमारे जेएस मिल। जेएस मिल की किताब आती है 1870 में। लेकिन उसके बाद 1870 से बाद कोई ऐसा फिलोसोफर या लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं था। क्योंकि हम देखते हैं कि 1921 में फिर जॉन रॉल्स का जन्म होता है और 1971 के आसपास उनकी बुक आती है कौन सी, थियरी ऑफ जस्टिस। तो कहने का मतलब यह है कि एक सेंचुरी का गैप था। मतलब जेएस मिल, जैसे ही जेएस मिल की एक किताब आती है 1871 में, 70 में, 1870s में, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर हमें नहीं देखने को मिल रहा था। लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा था और एक अलग डायरेक्शन हमारी पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल साइंस ले चुकी थी। बिहेवियरलिज्म जैसी अप्रोचेस को इनकलकेट किया जा रहा था। तो इसलिए जो है वो हमारी पॉलिटिकल थियरी या फिलोसफी एक डिक्लाइन के मोड में थी, एक डिमिनिशिंग मोड में थी। लेकिन उसके बाद रॉल्स का राइज होता है। तो रॉल इज रेफरेंस पॉइंट ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी। रॉल को जो है ना, रॉल्स को एक रेफरेंस पॉइंट की तरह देखा जाता है कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के अमंग। मतलब कि रॉल्स को एज अ रेफरेंस पॉइंट यूज किया जाता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है, जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं किसके लिए, डेट के लिए। हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा, BCE, और आफ्टर क्राइस्ट एरा, या फिर हम कहते हैं कि बिफोर क्राइस्ट एरा मतलब जीसस क्राइस्ट की जन्म से पहले, और जो फिर आफ्टर क्या बोलते हैं उसके बाद जो आगे का टाइम पीरियड है वो कहते हैं हम कि वो जीसस क्राइस्ट की जन्म के बाद का है, राइट। तो जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो मतलब कि जीसस क्राइस्ट के जन्म को हुए 2025 साल हो गए हैं। तो बेसिकली जीसस क्राइस्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट बन गया है। वैसे ही रॉल्स जो है वो कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के बीच एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, राइट। उसके एग्जांपल्स को लेना स्टार्ट कर दिया। रॉल्स के टाइम पीरियड की एग्जांपल्स को लेना स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के द्वारा। तो हम देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल फिलोसफी थी ये एक डिक्लाइन के मोड में थी। जो लास्ट लिबरल पॉलिटिकल फिलोसोफर थे वो जेएस मिल थे, उनकी किताब 1870 में आती है। और उसके बाद एक सेंचुरी के गैप के बाद, मतलब 100 साल के बाद जो है वो उस जॉन रॉल्स की किताब आती है थियरी ऑफ जस्टिस 1971 में। ये काफी इंपॉर्टेंट किताब थी। इट वॉज अ मास्टरपीस ऑफ कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी। कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी का एक मास्टरपीस था थियरी ऑफ जस्टिस, जो उनकी किताब थी। विद हिज पब्लिकेशन थियरी रिवाइवल, मतलब पॉलिटिकल थियरी रिवाइवल। तो जैसे ही उसकी किताब थियरी ऑफ जस्टिस जो है वो पब्लिश होती है, तो एक जो हमारी पॉलिटिकल थियरी थी वो रिवाइव होती है। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जेएस मिल की किताब आती है 1870 में। उसके बाद हमारी जो पॉलिटिकल थियरी थी वो डिक्लाइन के मोड में थी, बिहेवियरलिज्म का राइज हो रहा था। लेकिन दोबारा से जो है वो जॉन रॉल्स की किताब पब्लिश होती है 1871 में, दैट इज थियरी ऑफ जस्टिस। उसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल थियरी दोबारा से रिवाइव होती है, क्योंकि ये जो थियरी ऑफ जस्टिस किताब थी ये एक मास्टरपीस था कंटेम्पररी पॉलिटिकल फिलोसफी का। अगर मैं जॉन रॉल्स के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो आपने सुना होगा कि एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। हर एक थिंकर जो है अपने टाइम का चाइल्ड होता है। तो जॉन रॉल्स के समय में क्या ऐसी स्थिति थी, क्या कंडीशंस चल रही थी। तो जॉन रॉल्स क्योंकि एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, तो उस टाइम पे अमेरिका के अंदर कई सारी मूवमेंट्स चल रही थी। जैसे ब्लैक्स की मूवमेंट्स चल रही थी, ब्लैक्स अपने राइट्स की डिमांड कर रहे थे। ब्लैक्स के ऊपर वाइट्स के द्वारा अत्याचार किया जाता था, काले लोगों के ऊपर गोरे लोगों के द्वारा अत्याचार किया जाता था। तो काले लोग जो थे, ब्लैक्स जो थे, वो राइट्स की डिमांड कर रहे थे। वुमेन्स की मूवमेंट्स चल रही थी। वुमेन्स जो हैं, औरतें जो हैं, वो अपने राइट्स की डिमांड कर रही थी, वो इक्वल स्टेटस की डिमांड कर रही थी। तो इस तरीके से यूएसए में उस वक्त कई सारी मूवमेंट्स चल रही थी। अब ये मूवमेंट्स क्यों चल रही है, क्योंकि ब्लैक्स के साथ अत्याचार हो रहा है, ब्लैक्स के साथ इनजस्टिस हो रहा है, इसलिए ब्लैक्स मूवमेंट चल रही है। क्योंकि काले लोग जो हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं, उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, और वुमेन्स के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। और जब इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो यहां से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वहां पे जस्टिस नहीं था, वहां पे न्याय नहीं था, एक समान सभी के लिए न्याय नहीं था, यूनिवर्सल जस्टिस का कंसेप्ट नहीं था। सिर्फ गोरे लोगों को, सिर्फ व्हाइट्स को न्याय मिल रहा था, सिर्फ जो व्हाइट लोग थे उनको न्याय मिल रहा था, सिर्फ पुरुष लोगों को न्याय मिल रहा था, महिलाओं को और ब्लैक्स को न्याय नहीं मिल रहा था। तो यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं था, सभी के लिए न्याय एक समान नहीं था, जस्टिस नहीं था।
तो दैट्स वाई ही गेव अम्ब्रेला थियरी ऑफ जस्टिस, इसलिए उसने जो है वो एक अम्ब्रेला थियरी दी जस्टिस की, एक ऐसी थियरी दी जॉन रॉल्स के द्वारा जस्टिस की जो सभी के लिए थी, यूनिवर्सल थी, अम्ब्रेला थी। तो इस तरीके से वो अम्ब्रेला थियरी ऑफ जस्टिस देते हैं। उसी के साथ साथ उनके ऊपर कई सारे थिंकर्स का इन्फ्लुएंस था। जैसे अगर मैं जॉन लॉक की बात करूं तो जॉन लॉक ने काफी प्रभावित किया जॉन रॉल्स को। जॉन लॉक का जो ह्यूमन नेचर था, जॉन लॉक कहते हैं ना कि ह्यूमन जो है वो इसेंशियली गुड है, ह्यूमन जो है बाई नेचर काफी अच्छा होता है। तो ह्यूमन नेचर जो है, ये कंसेप्ट जो है ह्यूमन नेचर जो था जॉन लॉक का, इससे काफी प्रभावित हुए जॉन रॉल्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से काफी प्रभावित हुए जॉन रॉल्स, इसलिए अपनी थियरी ऑफ जस्टिस के अंदर क्या करते हैं वो, थियरी ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो थियरी ऑफ जस्टिस के अंदर जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं थियरी ऑफ जस्टिस के अंदर। इमैनुअल कैंट से वो काफी ज्यादा प्रभावित थे। इमैनुअल कैंट जो है वो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इमैनुअल कांट का एक डिग्निटी प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है, डिग्निटी प्रिंसिपल। उसके बाद वो डेविड ह्यूम से भी काफी ज्यादा प्रभावित थे। तो इस तरीके से जैसे डेविड ह्यूम का ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट वो डेविड ह्यूम से लेते हैं। ओरिजिनल पोजीशन, मैं आपको बताऊंगा ओरिजिनल पोजीशन क्या होता है जैसे ही हम आगे थियरी ऑफ जस्टिस डिस्कस करेंगे जॉन रॉल्स की। तो ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट जो था वो डेविड ह्यूम से लेते हैं। तो इस तरीके से जॉन लॉक ने उनको प्रभावित किया। जॉन लॉक का जो ह्यूमन नेचर था उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए जॉन रॉल्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो थी उससे वो प्रभावित हुए और इसलिए वो थियरी ऑफ जस्टिस के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। इमैनुअल कैंट का डिग्निटी प्रिंसिपल उससे काफी प्रभावित हुए। उसी के साथ साथ डेविड ह्यूम का जो ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट था उससे काफी ज्यादा वो प्रभावित हुए। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि सोशल कॉन्ट्रैक्शन थिंकर्स कौन है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्शन थिंकर्स जो है सबसे पहले थॉमस हॉब्स आता है। थॉमस हॉब्स जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात करता है, लेकिन किसके रिगार्डिंग, स्टेट के रिगार्डिंग। उसके बाद रूसो जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात करता है और जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात करता है। लेकिन ये जो तीन थिंकर थे, रूसो, थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, ये जो तीन थिंकर थे ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं स्टेट के रिगार्डिंग कि भाई स्टेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है। लेकिन जॉन रॉल्स भी एक सोशल कॉन्ट्रैक्शन थिंकर थे। जॉन लॉक जो है अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस लिए यूज करते हैं, जस्टिस के लिए यूज करते हैं, थियरी ऑफ जस्टिस के लिए यूज करते हैं। तो जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट है वो थियरी ऑफ जस्टिस के लिए है, ना कि स्टेट के ओरिजिन के लिए है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आइए हम अब डिस्कस करते हैं थियरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स की थियरी ऑफ जस्टिस क्या थी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जॉन रॉल्स की जो थियरी ऑफ जस्टिस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर जॉन रॉल्स के बारे में आप बाकी कुछ भी नहीं जानते हो, लेकिन आपको उनकी जो जस्टिस के ऊपर थियरी थी उसको आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी एक किताब आती है 1971 में, उस किताब का नाम था द थियरी ऑफ जस्टिस, द थियरी ऑफ जस्टिस। और इस किताब के अंदर वो अपने जस्टिस का कंसेप्ट देते हैं, जस्टिस की थियरी देते हैं। तो सबसे पहले वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो देखो मैंने आपको बताया कि थॉमस हॉब्स, उसी के साथ साथ जॉन लॉक और रूसो, ये तीन लोग भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, लेकिन ये स्टेट के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि जब स्टेट नहीं बनी हुई थी उससे पहले क्या हुआ, एक स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था। जब स्टेट नहीं थी वहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने एक फैसला लिया कि हमें एक स्टेट बनानी चाहिए जो हमारे लिए कानून बनाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, हमारी राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करेगी या राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगी, और हमारे जो ऑल ओवर राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। तो बेसिकली थॉमस हॉब्स, रूसो और लॉक, इन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी की बात की है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जब स्टेट नहीं बनी हुई थी उससे पहले जो सिस्टम हुआ करता था, उससे पहले जब लोग रहा करते थे वो सारे एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हमें एक स्टेट बनानी चाहिए जो हमारे लिए काम करेगी, हमारी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, राइट। फिर स्टेट बनाई गई ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। लेकिन जॉन रॉल्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी है वो अलग है। जॉन रॉल्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी जो है वो जस्टिस के लिए है। मतलब कि जॉन रॉल्स का ये कहना है कि जो जस्टिस है ना, जस्टिस के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब सारे लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर जाके वो जस्टिस का कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व हुआ। मतलब जस्टिस के लिए कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हुआ है।
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर सबसे पहले हम उनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। तो उन्होंने पहले ह्यूमन नेचर की बात की, उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर जो है वो इसेंशियली गुड है। मैंने आपको बताया था कि उन्होंने जो जॉन लॉक का ह्यूमन नेचर था वहां से वो प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन नेचर जो है इसेंशियली गुड है, इंसान जो है वो अच्छा होता है। तो उन्होंने कहा कि पीपल गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट इन ओरिजिनल पोजीशन एंड व्हील ऑफ इग्नोरेंस। अब देखो, अब ये समझने की बात है। उन्होंने कहा कि लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में गए व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन में। मतलब कि देखो, जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो स्टेट को बनाने के लिए हुआ था, मतलब रूसो, लॉक और हॉब्स ने जब स्टेट को बनाने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, उन्होंने कहा तब स्टेट नहीं हुआ करती थी, तब स्टेट ऑफ नेचर हुआ करता था। मतलब लोगों के पास स्टेट उस वक्त नहीं थी, उससे पहले का वो समय था। तो लोग सारे जो थे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि स्टेट बनाई जानी चाहिए, और स्टेट को उन्होंने कुछ राइट्स दे दिए कि स्टेट जो है हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, स्टेट जो है ये करेगी वो करेगी। लेकिन जब थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करती है, जब उस वक्त सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उस वक्त तो स्टेट है, राइट, उस वक्त तो स्टेट काम कर रही है। लेकिन फिर स्टेट ऑफ नेचर कैसे आएगा? मतलब कहने का मतलब ये है, स्टेट ऑफ नेचर के तहत जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। मतलब रूसो, थॉमस हॉब्स और लॉक ने जो है वो स्टेट ऑफ नेचर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन ये स्टेट ऑफ नेचर के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जॉन रॉल्स का ये कहना था कि जो लोग हैं वो स्टेट ऑफ नेचर के बाद ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन व्हील ऑफ इग्नोरेंस और ओरिजिनल पोजीशन में कर रहे हैं। व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये है कि a situation where people are unaware about their social, political and economic conditions। एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोग जो हैं वो अनअवेयर हैं अपनी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए, कंडीशंस को लेके। कहने का मतलब ये है कि जस्टिस की थियरी सबसे बेहतर कब होगी, उसका प्रोसीजर सबसे बेहतर कब होगा, जब लोग अपनी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में अनअवेयर होंगे। अगर इंसान को ये पता है कि मैं अमीर हूं और कुछ लोग जो हैं उनको पता है कि वो गरीब हैं, कुछ लोगों को पता है कि वो पॉलिटिकली इलीट हैं, वो मतलब क्या बोलते हैं, वीआईपीज हैं, तो क्या प्योरली प्रोसीजरल थियरी बन पाएगी, या फिर एक फेयर थियरी ऑफ जस्टिस निकल के आ पाएगी सामने? कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल 10 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और 10 लोग जो हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हैं जस्टिस के रिलेटेड। अब अमीर और गरीब, अमीर के लिए जो जस्टिस है वो गरीब के लिए जस्टिस नहीं है। तो अमीर जो है वो वैसा जस्टिस बनाने की कोशिश करेगा जिससे उसको फायदा हो, और गरीब वैसा जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाने की कोशिश करेगा जिससे उसको फायदा हो। तो क्या फेयर थ्योरी ऑफ जस्टिस बन पाएगी? मतलब सिंपल सी बात है, क्योंकि जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है और जॉन रॉल्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टेट ऑफ नेचर के बाद का टाइम है, राइट। उस वक्त स्टेट बन गई है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ पॉलिटिकली लीड हैं, कुछ वीआईपीज हैं, कुछ वीआईपीज नहीं हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा खेत हैं, किसी के पास नहीं है। तो जब सारे लोग बैठेंगे तो क्या फेयर तरीके से वो थ्योरी बन पाएगी जस्टिस की? क्योंकि अमीर वैसे जस्टिस बनाना चाहेंगे जिससे उनको फायदा हो, और गरीब वैसे जस्टिस बनाना चाहेंगे जिससे उनको फायदा हो। तो क्या एक प्रॉपर तरीके से एक फेयर थ्योरी ऑफ जस्टिस बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। इसलिए उसने व्हील ऑफ इग्नोरेंस की बात की, उसने व्हील ऑफ इग्नोरेंस लाया। मतलब कि लोग इग्नोरेंट हैं, लोग अनअवेयर हैं, लोग नहीं जानते हैं कि मैं अमीर हूं या गरीब हूं, तो लोग ये चीजें छोड़ के आए हैं, राइट। तो लोग जब इकट्ठे होते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, जब इकट्ठे होंगे तो व्हील ऑफ इग्नोरेंस में वो इकट्ठे होंगे। मतलब वो इग्नोरेंट है अपनी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में। कोई ये नहीं जानता है कि वो अमीर है, और गरीब ये नहीं जानता है कि वो गरीब है, और पॉलिटिकल एलीट ये नहीं जानता है कि वो वीआईपी है, और जो वीआईपी नहीं है वो नहीं जानता है कि वो वीआईपी है, वीआईपी नहीं है। तो एक समान लोगों का थॉट प्रोसेस हो जाएगा। तो ये एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, लोग इग्नोरेंस में हैं अब। मतलब एक ऐसी थियरी अब निकलेगी कि ये ना ही गरीब को फायदा करेगी, ना इसको अमीर को फायदा करेगी। क्यों? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि वो गरीब हैं या अमीर हैं। लोग अपनी पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस को पीछे छोड़ गए हैं, उसके आगे आगे हैं। तो इसलिए उसने कहा कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस के तहत जो है वो हम जस्टिस को बनाएंगे, इसलिए ये जो जस्टिस होगा ये अनबायस्ड होगा। अब ये जो व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, उसने कहा कि ओरिजिनल पोजीशन
उसने ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट दिया, मतलब कि जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ नेचर में लोग बैक नहीं जाएंगे। मतलब कि जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, अगर रूसो, लॉक और हॉब्स की मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जॉन रॉल्स का ये कहना है कि लोग क्या बोलते स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जाएंगे। लोग जैसे अभी हैं वैसे ही इकट्ठे होके प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चले जाएंगे। ओरिजिनल पोजीशन स्टेट ऑफ नेचर की तरह ही है, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर नहीं है। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में वो वापस नहीं जा रहे हैं। कैसे वापस जा सकते हैं? अब स्टेट बन गई है। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या होता है? स्टेट से पहले का टाइम। तो लोग जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में ही इकट्ठे होंगे और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के तहत इकट्ठे होंगे। मतलब कि व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, सिंपल यार समझने की ये कोशिश करो आप, कि लोग अब स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जा सकते ना, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में ये कहा जाता है कि लोग जो होते हैं वो अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के बारे में अनअवेयर होते हैं। लेकिन यार स्टेट ऑफ नेचर तो गुजर गया है ना, अब स्टेट ऑफ नेचर नहीं है, अब स्टेट बन गई है। तो अब हमें थ्योरी ऑफ जस्टिस चाहिए ना। तो स्टेट ऑफ नेचर में तो हम वापस जा नहीं सकते। उस वक्त तो स्टेट बनाने के लिए स्टेट ऑफ नेचर में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, स्टेट बन गई। अब हम स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है, वहां पे जो है वो लोग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस के बारे में ज्यादा वाकिफ नहीं होते हैं। वहां पे अनबाइज्ड तरीके से जो है वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब हम स्टेट ऑफ नेचर में वापस नहीं जा सकते, तो जो हमारी अभी की ओरिजिनल पोजीशन है वहीं पे ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब वहीं पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कभी, मतलब ओरिजिनल पोजीशन में क्या है, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो अमीर जो है वो अपने लिए बेहतर जस्टिस बनाने की कोशिश करेगा और गरीब जो है वो चाहेगा कि उसके लिए जस्टिस जो है वो उसके हिसाब से बने, तो काम नहीं बन पाएगा। तो ओरिजिनल पोजीशन में ही व्हील ऑफ इग्नोरेंस का उसने कंसेप्ट लाया। उसने कहा कि लोग अपनी जो सिचुएशंस हैं, जो अपनी कंडीशंस हैं, उनको पीछे छोड़ देंगे, मतलब कि अपने बारे में अनअवेयर हो जाएंगे। मतलब व्हील ऑफ इग्नोरेंस में लोग जो है वो फैसला लेंगे कि वो नहीं जानते हैं कि वो अमीर हैं, गरीब हैं, या वो रिच हैं या पुअर हैं। तो इस तरीके से उसने कहा कि लोग इकट्ठे हुए ओरिजिनल पोजीशन में और व्हील ऑफ इग्नोरेंस के तहत इकट्ठे हुए, मतलब कि वो इग्नोरेंट है। और उसके बाद क्या होगा, ये एक हिपोथेटिकल सिचुएशन है, वो हिपोथेसिस डेवलप कर रहा है, मतलब ऐसा सच में हुआ नहीं है, हिपोथेटिकल सिचुएशन है। और उसके बाद जो है एक अनबाइज्ड तरीके से जो है वो जस्टिस बन के सामने आएगा। तो दोबारा से अगर मैं क्रक्स में आपको बताऊं तो उसके कहने का मतलब ये है कि लोग इकट्ठे होंगे, और जब लोग इकट्ठे होंगे तो वो ये भूल जाएंगे कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, वो ये भूल जाएंगे कि वो काले हैं या गोरे हैं, वो ये भूल जाएंगे कि वो मर्द हैं या औरत हैं। और तभी जो है वो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑफ जस्टिस उभर करके आएगा, एक फेयर कंसेप्ट ऑफ जस्टिस उभर करके आएगा, जो पक्षपात नहीं करेगा, जो किसी के फेवर में नहीं होगा। अदरवाइज अगर लोग ये कहेंगे कि मैं अमीर हूं, तो अमीर हमेशा ऐसा जस्टिस बनाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी जस्टिस का कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे जो अमीरों को फायदा पहुंचाता हो। और इसलिए उसने व्हील ऑफ इग्नोरेंस का कंसेप्ट लाया और ओरिजिनल पोजीशन का कंसेप्ट लाया। उसने कहा कि ओरिजिनल पोजीशन में ही जैसे अब चल रहा है, क्योंकि अभी स्टेट ऑफ नेचर नहीं है, अभी ओरिजिनल पोजीशन है, लेकिन ये स्टेट ऑफ नेचर जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ इग्नोरेंस यहां पे आ जाएगा। क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में भी व्हील ऑफ इग्नोरेंस हुआ करता था, तो यहां पे ये जो स्टेट ऑफ नेचर है ये भी स्टेट ऑफ नेचर जैसा हो जाएगा, क्योंकि व्हील ऑफ इग्नोरेंस आ जाएगा, राइट। ताकि हम एक अनबाइज्ड जस्टिस की डेफिनेशन जो है दे सके, थ्योरी दे सके। तो उसने इस तरीके से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। उसने कहा जो उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, आपको ये याद रखना है, वो स्टेट ऑफ नेचर के बाद हुआ है, वो स्टेट ऑफ नेचर में नहीं हुआ है, वो ओरिजिनल पोजीशन में हुआ है। उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिजिनल पोजीशन में हुआ है। रूसो, हॉब्स और लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट ऑफ नेचर में हुआ है। उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरिजिनल पोजीशन में हुआ है, लेकिन व्हील ऑफ इग्नोरेंस में हुआ है, राइट। तो इन दोनों को मिला के, ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस को मिला के रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम बनता है। इन दोनों को मिला के हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसी कंडीशन है जहां पे रीजनिंग प्रिवेल कर रही है, ऐसी कंडीशन है जहां पे लोग जो है वो किसी पक्षपात में नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे रीजनिंग है, ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे अनबाइसनेस है, इम्पार्शियलिटी है, राइट। तो रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस को मिला के जो है रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम बनता है। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे लोग जो है वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो अमीर हैं गरीब हैं, वो व्हील ऑफ इग्नोरेंस में है और साथ ही साथ वो ओरिजिनल पोजीशन में है। तो मतलब कि यहाँ पे जो है वो रीजनिंग के बेसिस के ऊपर जस्टिस का कंसेप्ट होगा और यूनिवर्सल
जस्टिस का कंसेप्ट यहाँ पे दिया जाएगा और फेयर जस्टिस का कंसेप्ट यहाँ पे दिया जाएगा। इट इज प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी। अब देखो इसको प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी ऑफ जस्टिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका प्रोसीजर फेयर है, राइट, उसका प्रोसीजर फेयर है। फर्क नहीं पड़ता कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, फिर बाद में वो जस्टिस अमीरों के लिए काम करेगा, गरीबों के लिए काम करेगा या दोनों के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन उसका प्रोसीजर तो एटलीस्ट फेयर है ना। मतलब कि जस्टिस यहाँ पे जो बनाया गया है, जस्टिस की जो थ्योरी दी गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि अमीर जो है वो ज़्यादा थे और गरीब वहाँ पे थे नहीं, तो अमीरों ने अपने हिसाब से थ्योरी ऑफ जस्टिस दे दी क्योंकि व्हील ऑफ इग्नोरेंस थी, तो वहाँ पे लोग अनअवेयर थे अपनी पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में। इसलिए जो है प्योरली प्रोसीजरल थ्योरी है क्योंकि प्रोसीजर फेयर है, प्रोसीजर सबसे बढ़िया है। ही कॉल्ड हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस एज डिओंटोलॉजिकल। अब ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। जॉन रॉल्स ने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस कहा। डिओंटोलॉजिकल मतलब डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि प्रोसीजर फेयर है। प्रोसीजर वॉज फेयर, प्रोसीजर वॉज फेयर नो मैटर व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस आर, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस आर। उसने ये कहा कि प्रोसीजर फेयर था, अब फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो ये फ्री फ्रॉम कॉन्सिक्वेंसेस है। मतलब कि डिओंटोलॉजिकल का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसीजर था वो बिल्कुल फेयर था, वो किसी के फेवर में नहीं था। प्रॉपर एक फेयर प्रोसीजर के द्वारा ये प्रॉपर एक फेयर प्रोसीजर के तहत ये थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाई गई है, इसलिए प्रोसीजर फेयर था। अब ये जो थ्योरी है ये डिओंटोलॉजिकल है, मतलब कि ये कॉन्सिक्वेंसेस से जो है वो फ्री है। नतीजे क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये मैटर नहीं करता है क्योंकि प्रोसीजर फेयर था। हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस तब मैटर करते हैं जब प्रोसीजर फेयर ना हो। तो उसने कहा कि डिओंटोलॉजिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस है। उसने कहा जस्टिस एज फेयरनेस, उसने कहा जस्टिस एज फेयरनेस। उसने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस को कहा कि मेरी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो जस्टिस एज फेयरनेस है, मतलब कि जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है, प्रोसेस या प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल फेयर है, राइट। According to Rawls, justice is the first virtue of social institutions as truth is system of thought। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। रॉल्स का ये कहना है कि जस्टिस जो है वो फर्स्ट वर्चू है सोशल इंस्टीट्यूशन का, जैसे ट्रूथ है सिस्टम ऑफ थॉट। तो जैसे अगर थॉट की बात करूं तो थॉट का जो है, अगर थॉट का फर्स्ट वर्चू क्या होता है? सच्चाई होती है ना। आपकी जो थॉट है, आपके जो आइडियाज हैं, उसके अंदर अगर मैं ट्रूथ की बात करूं तो उसकी वो फर्स्ट वर्चू होती है, वो उसका पहला अच्छा गुण होता है। उसी तरीके से एक सामाजिक इंस्टीट्यूशंस का अच्छा गुण क्या होता है? जस्टिस होता है। पहला अच्छा गुण क्या होता है? जस्टिस होता है। तो उसने कहा कि एक सोसाइटी के अंदर जो है जस्टिस सबसे पहले आता है। जस्टिस जो है एक सोसाइटी के अंदर पहला सबसे अच्छा गुण होता है या फर्स्ट वर्चू होती है। हिज थियरी इज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल्स। ऐसा लगता है कि उसकी थियरी जो है जस्टिस की वो लिबरल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है, इसलिए उसको पॉजिटिव लिबरल थिंकर भी कहा जाता है। ही क्रिटिसाइज यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसने यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया। यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर क्या कहा जाता था? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। समझना इस लाइन को, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ये यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस है। greatest happiness of greatest number, it means justice for majority, justice for great numbers, justice for majority numbers, greatest happiness for greatest numbers। मतलब कि ज्यादा खुशी ज्यादा लोगों के लिए तो कम लोगों का क्या। तो बेसिकली यूटिलिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर ये कहने का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम हैप्पीनेस होनी चाहिए। लेकिन उसने इसको क्रिटिसाइज किया क्योंकि उसने कहा कि ये जो है डिस्क्रिमिनेटरी थ्योरी है, क्योंकि यहां पे तुम माइनॉरिटी को इग्नोर कर रहे हो। ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा खुशी ज्यादा हैप्पीनेस, तो कम लोग जो बच गए हैं उनका क्या। तो इसलिए उसने जो है वो एक यूनिवर्सल या अम्ब्रेला थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। ही प्रेजेंटेड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसका जस्टिस जो था वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी था। वो कहता है कि जो प्राइमरी गुड्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्राइमरी गुड्स के अंदर क्या आता है? लिबर्टी आती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आती है, डिग्निटी आती है, इनकम एंड वेल्थ आती है। तो बेसिकली उसने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब ये होता है कि जो प्राइमरी गुड्स हैं, प्राइमरी गुड्स के अंदर क्या आता है? लिबर्टी आती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी आती है, डिग्निटी आती है और इनकम एंड वेल्थ आती है। इनका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। हर किसी के पास लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए और इनकम वेल्थ का भी उसने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है। तो इस तरीके से वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होना चाहिए। के बाद जॉन रॉल्स
मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल देते हैं। मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल के अंदर वो कहते हैं दैट रैशनल चॉइसेस इन डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग में सबसे बढ़िया चॉइसेस कब होंगी, मतलब डिसीजन मेकिंग सबसे बढ़िया कब होगी, जब मैक्सिमाइजिंग माई एडवांटेजेस एंड मिनिमाइजिंग माई डिसएडवांटेजेस, मतलब कि जब एक आदमी के एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज किया जाएगा और उसके डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार अच्छी पॉलिसी कब बनाएगी, मतलब कि रैशनल चॉइसेस क्या होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए, या फिर पॉलिसीज कैसे बनाई जानी चाहिए, मतलब पॉलिसीज ऐसे बनाई जानी चाहिए, डिसीजन मेकिंग ऐसे होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखते हुए होनी चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रख के होनी चाहिए कि एक इंसान के एडवांटेजेस को मैक्सिमाइज किया जा रहा है, उसके फ़ायदे बढ़ाए जा रहे हैं और उसके जो फ़ायदे नहीं हैं उनको कम किया जा रहा है। तो वो मैक्सिमम मिनिमम प्रिंसिपल यहाँ पे देते हैं। उसके बाद वो अपने थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर एक लेक्सिकल ऑर्डर देते हैं। लेक्सिकल ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि वो सबसे पहले वो कहते हैं कि मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए सभी के पास। उन्होंने पहले कहा, मतलब उनके प्रिंसिपल क्या है जस्टिस के अंदर, उन्होंने कहा कि सभी के पास जो है मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल की उन्होंने बात की कि डिफरेंस प्रिंसिपल भी एप्लीकेबल होना चाहिए। डिफरेंस प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है, अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मतलब जो लोग समाज के अंदर पीछे रह गए हैं उनको अपलिफ्ट करना है, जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको अपलिफ्ट करना है, जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाना है, उनको अपलिफ्ट करना है। तो डिफरेंस प्रिंसिपल की उन्होंने बात की और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल की उन्होंने बात की। तो अपने जस्टिस के अंदर वो कहते हैं कि सभी के पास मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए, डिफरेंस प्रिंसिपल भी होना चाहिए, मतलब कि जो लोग पीछे रह गए हैं, जो लोग नीचे रह गए हैं, जो लोग पिछड़े हुए हैं, वंचित वर्ग हैं, उनको ऊपर उठाना है सरकार के द्वारा। और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब लेक्सिकल ऑर्डर क्या है, लेक्सिकल का ऑर्डर का मतलब हुआ कि इनमें से प्रायोरिटी किसको दी जा रही है, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा है, उससे कम जरूरी कौन सा है, उससे कम जरूरी कौन सा है। तो लेक्सिकल ऑर्डर के अंदर वो कहते हैं कि मैक्सिमम लिबर्टी टू ऑल ये सबसे पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल और तीसरे नंबर पे आता है डिफरेंस प्रिंसिपल। तो ये जो डिफरेंस प्रिंसिपल है ये तीसरे नंबर पे आता है, मतलब अफर्मेटिव एक्शन ये जो है डिसएडवांटेजेस को अपलिफ्ट करना है, वंचित वर्ग को अपलिफ्ट करना है, ये लास्ट आता है। तो 1 इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 2a, मतलब 1 जो है वो प्रायोरिटी है, उसके बाद 2b, उसके बाद 2a, राइट। तो इज इक्वल टू नहीं है, मतलब ये जो मैक्सिमम लिबर्टी है ये सबसे पहले आता है, डिफरेंस प्रिंसिपल जो है लास्ट आता है और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल दूसरे नंबर पे आता है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, ये आता है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड नंबर पे ये आता है और थर्ड नंबर पे ये आता है। तो इस तरीके से वो एक प्रायोरिटी का ऑर्डर देते हैं, प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए। उसके बाद उनकी कुछ किताबें हैं जो आपको याद रखनी है। ये जो लेक्सिकल ऑर्डर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहाँ पे ये पूछा जाता है कि जैसे मैक्सिमम लिबर्टी टू ऑल है ना, डिफरेंस प्रिंसिपल है और इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि मैक्सिमम लिबर्टी सबसे पहले होगा, डिफरेंस प्रिंसिपल उसके बाद होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी उसके बाद होगा। नहीं, सबसे पहले जो है मैक्सिमम लिबर्टी होगा, फिर इक्वल अपॉर्चुनिटी होगा, फिर डिफरेंस प्रिंसिपल होगा। उसके बाद उनकी कुछ किताबें हैं, जैसे थ्योरी ऑफ जस्टिस है 1971 में आती है, पॉलिटिकल लिबरलिज्म है 1993 में आती है और द लॉज ऑफ पीपल है 1999 में आती है। ये जो द लॉज ऑफ पीपल है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर है। इसमें वो ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, ग्लोबल सिविल सोसाइटी, तो ये आपको याद रखना है। तो उनकी 3 किताबें मैंने आपको बता दी जो इंपॉर्टेंट हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस है 1971, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको भूलनी ही नहीं है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है और द लॉज ऑफ पीपल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी की वो इसके अंदर बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक 1985 में एक अपना पेपर पब्लिश किया था, उसका नाम था जस्टिस एंड फेयरनेस, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। अब जॉन रॉल्स को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है, तो सबसे पहले जब मैं जॉन रॉल्स के क्रिटिसिज्म की बात करूँ, सबसे पहले फेमिनिस्ट जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं। फेमिनिस्ट कौन होते हैं आपको पता ही होगा, जो वुमेन्स के राइट्स की बात करते हैं, जो फीमेल्स के राइट की बात करते हैं, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि वुमेन्स को निगलेक्ट किया जा रहा है, जो इक्वल सेक्स की बात करते हैं या जो भी है इक्वल जेंडर की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं बिटवीन मेल एंड फीमेल या फिर वुमेन एंड मैन के बीच में। तो फेमिनिस्ट में सबसे पहली स्कॉलर आती हैं, फेमिनिस्ट स्कॉलर, उनका नाम है कैरोल पैटमैन, नाम याद रखना है। उनकी किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भूलनी ही नहीं है। तो कैरोल पैटमैन एक फेमिनिस्ट थिंकर है, स्कॉलर है। वो अपनी किताब सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कहती हैं कि क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर्स
लाइक रॉल्स निग्लेक्टेड वुमेन पर्सपेक्टिव। वो कहती है कि क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर्स की तरह, क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर्स कौन से थे? थॉमस हॉब्स, रूसो और लॉक, ये थे क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर। वो कहती हैं कि क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर्स की तरह रॉल्स ने भी क्या कर दिया, वुमेन के पर्सपेक्टिव को निगलेक्ट कर दिया। मतलब कि उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर वुमेन्स का जिक्र नहीं है, वुमेन्स की बात नहीं हो रही है। सो बेसिकली कैरोल पैटमैन अपनी किताब सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कहती हैं कि जैसे क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर्स थॉमस हॉब्स, रूसो और लॉक ने जिस तरीके से वुमेन्स को निगलेक्ट कर दिया था, उन्होंने जब थ्योरी ऑफ जस्टिस, उन्होंने जब स्टेट ऑफ नेचर की बात की थी, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की थी, स्टेट की फॉर्मेशन की बात की थी, तो वहाँ पे भी वुमेन्स का जिक्र नहीं था। और यहाँ पे भी, और ये जो रॉल्स हैं जो कि क्लासिकल कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर नहीं है बल्कि वो जो है वो नियो कॉन्ट्रैक्ट स्कॉलर उनको हम कह सकते हैं, तो उन्होंने भी क्या कर दिया, वुमेन पर्सपेक्टिव को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। उसके बाद सुसन मोलर ऑकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं। वो अपनी किताब लिखती हैं जेंडर, फैमिली एंड जस्टिस। ये आपको याद रखनी है उनकी किताब, जेंडर, फैमिली एंड जस्टिस, सुसन मोलर ऑकिन की किताब है। उन्होंने कहा कि जो रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसके अंदर कोई एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है वुमेन्स का, तो वुमेन्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है ओपन तरीके से। उसके बाद लिबर्टेरियंस उनको जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं। जो लिबर्टेरियन होते हैं वो नेगेटिव लिबर्टी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब कि वो कहते हैं कि सरकार का जो है इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इंडिविजुअल की लिबर्टी के अंदर। सरकार कोई नहीं होती है अफर्मेटिव एक्शन लेने वाली, सरकार कोई नहीं होती है कि डिसएडवांटेजेस को लिफ्ट करो, अपलिफ्ट करो, ये करो, वो करो। तो जैसे यहाँ पे एक थिंकर आते हैं, लिबर्टेरियन थिंकर रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस देते हैं और रॉबर्ट नॉजिक यहाँ पे रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि आपने लिबर्टी के साथ कंप्रोमाइज कर दिया फॉर द सेक ऑफ इनइक्वालिटी, नहीं इक्वालिटी। तो उन्होंने कहा कि तुमने इक्वालिटी के चक्कर में ना लिबर्टी के साथ कंप्रोमाइज कर दिया, क्योंकि जो लिबर्टेरियन थिंकर्स होते हैं ना, लिबर्टेरियन थिंकर्स होते हैं, ये जो है वो लिबर्टी को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये लिबर्टी को जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये स्टेट का जो रोल है, स्टेट नो रोल की बात करते हैं, स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि तुमने कहा कि अफर्मेटिव एक्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बराबरी के चक्कर में तुमने क्या कर दिया लिबर्टी के साथ कंप्रोमाइज कर दिया। रॉबर्ट नॉजिक की एक किताब है जो आपको याद रखनी है, उनकी किताब है एक, उस किताब का नाम है इनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। इनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है, आपको याद रखनी है। उसके बाद कम्युनिटेरियंस इनको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे माइकल सैंडल की अगर मैं बात करूं तो उनकी एक किताब है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स टू द जस्टिस। माइकल सैंडल क्रिटिसाइज करते हैं जॉन रॉल्स को। वो क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि जो जॉन रॉल का कंसेप्ट है सेल्फ, सोसाइटी, गुड और जस्टिस का, वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। उसके बाद कॉस्मोपॉलिटन भी क्रिटिसाइज करते हैं जॉन रॉल्स को। जैसे थॉमस पॉग और चार्ल्स बेज जैसे थिंकर्स आते हैं जो थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है जॉन रॉल्स की, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जैसे थॉमस पॉग कहते हैं कि विल नॉर्थ पे टू साउथ, मतलब कि जिस तरीके से हमारी दुनिया के अंदर नॉर्थ ने जो है डिस्ट्रक्शन करके रखी हुई है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिस्ट्रक्शन करके रखी हुई है, उन्होंने जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सारा का सारा इन्वायरमेंट बर्बाद कर दिया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो गई है, पोल्यूशन हो गया है। और साउथ उसका जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भुगत रहा है क्योंकि साउथ गरीब है। तो साउथ कंट्रीज़ जो हैं, जो अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन और एशियन कंट्रीज़ हैं, वो जो गरीब हैं उनके पास ना प्रॉपर एयर प्यूरीफायर्स हैं, राइट, ना एयर प्यूरीफायर्स उनके पास हैं, ना उनके पास पैसा है कि वो अच्छे से रह सकें। तो जिस तरीके से तुमने पोल्यूशन कर दिया है, तुम तो डेवलप्ड हो, तुमने एयर प्योरीफायर्स लगा के रखे हुए हैं, एसीज लगा के रखे हुए हैं, लेकिन साउथ वाले बेचारे गरीब हैं और जब गर्मी आ जाती हैं तो इनके पास प्रॉपर एसीज भी नहीं होते हैं। तो ये जो नॉर्थ और साउथ का ये जो गैप है, जो नॉर्थ ने डिस्ट्रक्शन की और साउथ उसका नतीजा भुगत रहा है, कि इसके लिए पे करेगा कौन? नॉर्थ पे करेगा साउथ को। तो इस तरीके से थॉमस पॉग और चार्ल्स बेज जो कॉस्मोपॉलिटन थिंकर्स है, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं जो पूरी दुनिया को अपना घर मानते हैं, पूरी दुनिया को एक मानते हैं, द होल वर्ल्ड इज विलेज। तो वो भी क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे जॉन रॉल्स को। कम्युनिटेरियंस जैसे माइकल सैंडल की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने सेल्फ, सोसाइटी, गुड और जस्टिस का कंसेप्ट जो है रॉल्स का, उसको क्रिटिसाइज किया। और माइकल सैंडल की काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ द जस्टिस, ये इसको आपको याद रखना है। रॉबर्ट नॉजिक, इसकी किताब एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया और इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम जॉन रॉल्स को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। उसी के साथ साथ एंड ऑफ हिस्ट्री, एक किताब है एंड ऑफ हिस्ट्री। ये किसने लिखी है? ये लिखी है फ्रांसिस फुकुयामा ने, ये आपको याद रखना है।
फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखी है एंड ऑफ हिस्ट्री किताब। जैसे ही हम देखते हैं सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है 1991 में, और हम देखते हैं कि सोशलिज्म और लिबरलिज्म के बीच में लड़ाई चल रही थी, कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में लड़ाई चल रही थी। तो उस वक्त जो कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, जिसको अमेरिका लीड कर रहा था, यूएसए लीड कर रहा था, वो जीत जाती है ना। 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सोवियत यूनियन का। तो फ्रांसिस फुकुयामा वहाँ पे किताब लिखते हैं और कहते हैं कि हिस्ट्री हैज़ एंडेड नाउ एंड लिबरलिज्म इज द ट्राइम्फेट आइडियोलॉजी। वो कहते हैं कि हिस्ट्री का अब अंत हो गया है और लिबरलिज्म जो है वो अब ट्राइम्फेट आइडियोलॉजी है। अब लिबरलिज्म जो है वो सबसे ऊपर की आइडियोलॉजी है, सबसे मतलब अब लिबरलिज्म जो है वो जीत गई है, या फिर लिबरलिज्म ही अल्टीमेट आइडियोलॉजी है। उसी के साथ साथ आपको एक और किताब याद रखनी है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी। एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जब एंड ऑफ हिस्ट्री की बात आएगी तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी इससे मिलती जुलती है। ये लिखी है हमारे डेनियल वेल ने, तो ये आपको याद रखना है, डेनियल वेल। उसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन ये किसने लिखी है? ये लिखी है एसपी हंटिंगटन ने। एसपी हंटिंगटन एसपी हंटिंगटन ने लिखी है। सैमुअल पी हंटिंगटन भी इनको कहा जाता है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इनका ये कहना है कि अब जो है, अब दुनिया में जो वर्ल्ड वॉर 3 होगी वो इसके बेसिस के ऊपर नहीं होगी, आइडियोलॉजीज़ के बेसिस के ऊपर या फिर बाकी चीज़ों के बेसिस के ऊपर, पानी के बेसिस के ऊपर। ये जो लड़ाई होगी वो सिविलाइजेशन के बेसिस के ऊपर होगी। जैसे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अरब सिविलाइजेशन, इस्लामिक सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन, तो इनके बीच में क्लैश होगा। और कोई कंसेप्ट अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। एसपी हंटिंगटन ने जो है वो 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात की है, ये भी आपको याद रखना है। 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसी के साथ साथ सिक्योरिटी डिलेमा, एक कंसेप्ट है सिक्योरिटी डिलेमा, सिक्योरिटी डिलेमा। ये जो कंसेप्ट है ये किसने दिया है? ये कंसेप्ट दिया है हमारे जॉन हर्ज ने। एक और कंसेप्ट है इनसिक्योरिटी डिलेमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इधर से डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे। इनसिक्योरिटी डिलेमा ये दिया है मोहम्मद अयूब ने, मोहम्मद अयूब ने। उसी के साथ साथ क्या है? उसी के साथ अगर मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ तो वो ये है कि एक थिंकर हैं, उनका नाम है कार्ल DEUTSCH। उनकी एक किताब है नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको याद रखनी है। तो ये कुछ किताबें हैं, और भी कई सारी किताबें हैं। इन सब फैक्ट्स के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, तो जिसमें आपको कई सारी किताबें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि किताबों से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे CUET PG में, नेट में, JRF में, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। तो इसी के साथ साथ आज हमारा मेरे ख्याल से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ख़त्म हो जाता है। ये जो सफ़र था वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी का या थॉट का, ये आज यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मैंने शुरू में आपसे वादा किया था कि मैं ज़्यादा फैक्ट्स के ऊपर फोकस करूँगा, बट मैंने कंसेप्ट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि खाली फैक्ट से काम नहीं चलेगा, हमें कंसेप्ट्स भी क्लियर करते जाना होगा। तो नहीं तो हमारी जो स्टडी है अधूरी रह जाएगी, या फिर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाती है जब आप सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, तो समझाना पड़ता है। तो दिस वाज अ स्टोरी सो फार विद रिस्पेक्ट टू दिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, टेक केयर।